हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी CRQ। आज शुरू करते हैं अपना एडुटेरिया का सेट नंबर 7। इससे पहले हम लोग 6 सेट को बारी बारी से डाल चुके हैं। आप उसको देखिए, सीखिए और आगामी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, BSSC का एग्ज़ाम है, SSC GD का एग्ज़ाम है और उसमें जितने भी जीके आते हैं उसको फोड़ने का काम कीजिए। हम लोग जो डिस्कशन कराते हैं वो प्योर एकदम एनालिसिस के साथ कराते हैं ताकि यहीं पर याद हो जाए चीज़ें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस नंबर 7, प्रैक्टिस सेट नंबर 7। उसका पहला क्वेश्चन बताइए लोग कि निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसैकेराइड नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सुक्रोज। कौन सा? सुक्रोज जो है वो एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट को भी दो भागों में बांटा गया है, एक मोनोसैकेराइड और एक होता है डाइसैकेराइड। कौन कौन सा? मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और उसमें आता है पॉलीसैकेराइड। कौन सा? पॉलीसैकेराइड। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत हो गया। कौन कौन सा? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब बात करें मोनोसैकेराइड का, तो मोनोसैकेराइड में आता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। कौन कौन सा? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों जो आते हैं ये मोनोसैकेराइड में आते हैं। अब डाइसैकेराइड में कौन कौन आते हैं? तो डाइसैकेराइड में आते हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। कौन कौन का? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये जो आते हैं मतलब कि डाइसैकेराइड। और अगला है पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें आता है स्टार्च, फाइबर और ग्लाइकोजन। कौन कौन सा? स्टार्च, फाइबर और ग्लाइकोजन। तो उम्मीद करते हैं कि अब आगे से कार्बोहाइड्रेट का जो भी क्वेश्चन आएगा आप इसके सहायता से हल कर देंगे। ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। कॉम्प्लेक्स एक भाग में है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब मोनोसैकेराइड में आता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। और डाइसैकेराइड में आता है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। और पॉलीसैकेराइड में आता है कौन कौन सा? स्टार्च, फाइबर और ग्लाइकोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? गया में एक मंदिर है, उसका नाम है विष्णुपद मंदिर। कौन सा? विष्णुपद मंदिर। तो ये किस शैली में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागर शैली में। कौन सी शैली में बनाया गया है? नागर शैली में। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते थे कि चूंकि ये बोल रहा है कि गया में स्थित है और गया जो है ये उत्तर भारत का हिस्सा है, तो उत्तर भारत में कौन सा मंदिर निर्माण कला शैली प्रसिद्ध है? तो वो है नागर शैली। तो इसे आराम से आप टिक कर सकते थे कि नागर शैली के द्वारा ही बनाया गया होगा विष्णुपद मंदिर। ठीक है, बाकी अगर मतलब मूर्ति का शैलियों का बात किया जाए तो 3 तरह की शैलियां प्रचलित हैं। एक नागर शैली होता है, ठीक है, एक द्रविड़ शैली होता है और एक बेसर शैली होता है। ठीक है, अगर नागर शैली का बात किया जाए तो वो उत्तर भारत में फेमस है। नागर शैली के द्वारा उत्तर भारत में सारे मंदिर बनाए जाते हैं। द्रविड़ शैली का अगर बात किया जाए तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली बनाया जाता है। और अगर बात किया जाए कि विंध्य पर्वत श्रेणी और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र है, यानी कि मध्य भारत का जो क्षेत्र है, वहां पर बेसर शैली के द्वारा मंदिर का निर्माण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? कौन सा? एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, रवि कीर्ति। ठीक है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख जो है ये रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अब ये एहोल प्रशस्ति अभिलेख जो है इसमें आखिर चर्चा किस चीज का किया गया है? रवि कीर्ति किस चीज का चर्चा किए हैं इसमें? तो वो किया गया है मुख्यतः इसमें पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, और एक थे हर्षवर्धन। कौन कौन? पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन। नर्मदा नदी के किनारे इन दोनों का युद्ध हुआ था और इन दोनों के युद्ध में विजयी कौन हुआ था? तो पुलकेशिन द्वितीय विजयी हो गए थे
और उन्हीं के युद्ध विजय की चर्चा एहोल प्रशस्ति अभिलेख में किया गया है। हाँ, ये जो एहोल प्रशस्ति अभिलेख है ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है और आपको पता होना चाहिए कि एहोल प्रशस्ति अभिलेख में ही कालिदास की भी चर्चा किया गया है। ठीक है, कालिदास। हाँ, इसमें मुख्यतः वातापी के चालुक्य वंश का इतिहास दिया हुआ है। चालुक्य वंश से ही पुलकेशिन द्वितीय संबंधित थे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब बढ़ते हैं भैया अपने अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग का अगला प्रश्न है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतलज और काली, मतलब हिमालय का वह भाग जो सतलज नदी और काली नदी के बीच पड़ता है, उस हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुमाऊं हिमालय। क्या बोला जाता है? कुमाऊं हिमालय। कोई दिक्कत? कुमाऊं हिमालय ये मुख्यतः उत्तराखंड के क्षेत्र में पड़ता है कि जैसे हिमालय के यहाँ विभाजन का बात किया गया है, तो अब हिमालय का विभाजन मुख्यतः दो तरह से किया गया है। पहला कि ऊपर से नीचे इस तरह से हिमालय को विभाजित किया गया है, ठीक है, और एक किया गया है पूरब से पश्चिम। ठीक है, हिमालय जो है इस तरह से, ठीक है, उसको एक ऊपर से नीचे विभाजित किया गया है और एक पूरब से पश्चिम किया गया है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाए तो किस किस तरह से हिमालय को विभाजित किया गया है, तो पहला होता है ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसके बाद आता है महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय। ठीक है, महान हिमालय। उसके बाद आता है मध्य हिमालय और उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। इस तरह से ऊपर से नीचे हिमालय के क्रम को बांटा गया है। ठीक है, और अब अगला अगर बात करें तो पूरब से पश्चिम जिस तरह से विभाजन किया गया है हिमालय का, वो नदियों के आधार पर किया गया है। तो नदियों के आधार पर कैसे किया गया है? तो हिमालय का वो भाग जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच पड़ता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है सिंधु और सतलज के बीच हिमालय का जो भाग पड़ता है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिंधु और सतलज नदी के बीच जो हिमालय का भाग है वो पंजाब हिमालय। अब सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय का भाग पड़ता है उसको कुमाऊं हिमालय बोला जाता है। कुमाऊं हिमालय का क्षेत्र उत्तराखंड है। ठीक है, अब काली नदी और तीस्ता नदी के बीच हिमालय का जो भाग पड़ता है उसको क्या बोला जाता है? उसको नेपाल हिमालय बोला जाता है। ठीक है, और अगला है कि तीस्ता नदी और देहांग नदी के बीच हिमालय का जो भाग पड़ता है उसको आसाम हिमालय बोला जाता है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, स्मॉग। ठीक है, क्या है? स्मॉग। स्मॉग होता है धुआं टाइप। ठीक है, तो इसको द्वितीय प्रदूषक की श्रेणी में रखा गया है, द्वितीय प्रदूषक। अब ये क्या होता है? प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक। तो बात करें अगर प्राथमिक प्रदूषक का, तो प्राथमिक प्रदूषक जो होता है वो सीधा स्रोत से उत्पन्न होता है। सीधा स्रोत से मतलब जैसे मान लीजिए गाड़ी चल रहा है, ठीक है, तो गाड़ी से जो प्रदूषण निकला वो एकदम सीधा आराम से वायुमंडल में फैल गया, यानी कि जो सीधा सोर्स से निकलता है वो प्राथमिक प्रदूषक होता है, और जो प्राथमिक प्रदूषक से निकलता है वो द्वितीय प्रदूषक होता है। ठीक है, मतलब प्राथमिक प्रदूषक के जो हेल्प से निकलता है वो द्वितीय प्रदूषक होता है, और जो डायरेक्ट सीधा सोर्स से निकलता है वो प्राथमिक प्रदूषक होता है। तो अगर बात करें प्राथमिक प्रदूषकों का, तो प्राथमिक प्रदूषक में आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड आता है, बेंजीन आता है। ये सब जो है ये प्राथमिक मतलब प्रदूषक के उदाहरण है। कोई दिक्कत? कौन कौन से हैं प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, और ये जो स्मॉग है, स्मॉग ये द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण है। कोई दिक्कत? द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण है स्मॉग। चलिए, स्मॉग मतलब कोहरा। हाँ, स्मॉग मतलब कोहरा, धुआं आप कह सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? कौन सा? बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वो है आर्टिकल नंबर 23। ठीक है,
आर्टिकल नंबर 23 में क्या है, बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण किया गया है। यानी कि आप मजदूरों से मतलब उसको बांध के नहीं रख सकते, मतलब जबरदस्ती आप उनसे लेबर नहीं करा सकते, ठीक है, किसी भी मजदूर से बेगारी नहीं करा सकते, मतलब काम करके उसका पैसा दिया जाएगा, ठीक है। और वो जो पैसा दिया जाएगा वो मतलब न्यूनतम उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाला होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप काम ले लिए मतलब 1000 रुपया का और पेमेंट कर रहे हैं 200 रुपया का, ठीक है। तो इस तरह का आर्टिकल 23 में प्रावधान किया गया है। अब आते हैं, अगर इसके ऑप्शन पर ध्यान दिया जाए तो एक है आर्टिकल 21, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या आता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके कहने का मतलब है कि आपको अपना जान बचाने का अधिकार हर समय अवेलेबल है, ठीक है। इवन जब मान लीजिए कि आपातकाल भी लगता है हमारे देश में, तो आपातकाल लगने के बावजूद भी आर्टिकल 21 को मतलब निरस्त नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 है। अगला है आर्टिकल 19। अगर आर्टिकल 19 का बात किया जाए तो आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता दिया गया है। पहले 7 तरह का स्वतंत्रता दिया जाता था, अब 6 तरह का स्वतंत्रता दिया जाता है। जिसमें अगर प्रमुख का बात किया जाए तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है, 19A में, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता है। उसके बाद आप कहीं भी सभा कर सकते हैं, कहीं भी संगठन कर सकते हैं, कहीं भी बसने की आज़ादी है आपको, मतलब कहीं भी आप बस सकते हैं, ठीक है। कहीं भी घूमने की आज़ादी है आपको, आप देश में कहीं भी घूम सकते हैं। कहीं भी बिजनेस करने की आपको आज़ादी है, कहीं भी आप बिजनेस कर सकते हैं। और 7वें के रूप में एक था F, मतलब कि 19F में था, 19F में था संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को इसमें से हटा दिया गया, ठीक है, और उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया, और वो आर्टिकल 300 के ए में रख दिया गया, 300 के, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 19। अगला है आर्टिकल 24। अगर बात करें आर्टिकल 24 के बारे में तो आर्टिकल 24 में बाल श्रम संरक्षण है। क्या है? बाल श्रम संरक्षण। 14 वर्ष से कम के किसी भी बच्चे को कहीं भी आप मतलब मेहनत मजदूरी खटा नहीं सकते, किसी भी काम कारखाने, हाँ, किसी भी कल कारखाने में या कोई भी ऐसा जगह जहां पर काम डेंजरस है, ठीक है, वहां पर आप नहीं मतलब लगा सकते काम में, ठीक है। तो यह है आर्टिकल 24। अब बाकी अगर आर्टिकल 21A का बात किया जाए तो आर्टिकल 21A में है शिक्षा का अधिकार। बालकों के 14 वर्ष से कम की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता, ठीक है। कैपेसिटर आप सुने होंगे, कैपेसिटर, कैपेसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बोला जाता है। अगर बात करें विद्युत धारिता के मात्रक का तो वो होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे। लेकिन जब आप मतलब विद्युत धारिता पर रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं अगर उसको हल कीजिएगा तो मैक्सिमम उसका आंसर आएगा माइक्रो फैराड में। किसमें? माइक्रो फैराड में इसका मैक्सिमम आंसर आता है, ठीक है। फैराडे इसका विद्युत धारिता का है मात्रक। बाकी अगर ऑप्शन का चर्चा किया जाए तो कुलम्ब का जो मात्रक होता है वो आवेश का मात्रक होता है। कुलम्ब किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है कुलम्ब। बाकी एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है, और वोल्ट जो होता है विद्युतीय विभव का मात्रक होता है। विभव या विभवांतर, विभव का कह लीजिए, विभवांतर का कह लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लीजिए, ठीक है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? यूरेनियम जो होता है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये आपको पता होगा। तो यूरेनियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो जब पूरी तरह से विघटित हो जाता है तो अंतिम उत्पाद क्या बचता है? तो अंतिम उत्पाद के रूप में सीसा बचता है। क्या बचता है? सीसा। हाँ, सीसा जो होता है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद के रूप में सीसा बचता है। कोई दिक्कत? अब देखा जाए तो यूरेनियम के 3 महत्वपूर्ण आइसोटोप हैं। आइसोटोप कहने का मतलब समस्थानिक है। कौन कौन है? यूरेनियम का मतलब एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या होता है 92। तो यूरेनियम 92-235 होता है, यूरेनियम 92-234 होता है, ठीक है, यूरेनियम 92-238 होता है, ठीक है। अगर बात करें यूरेनियम 92-238 का तो ये मोस्ट हेवीएस्ट मतलब यूरेनियम का आइसोटोप है, 238। हाँ, यूरेनियम 238। परमाणु बम भी
मोस्ट हेवीएस्ट मतलब, और यही सबसे ज्यादा मतलब उपस्थित भी रहता है हम लोग के प्रकृति में, ठीक है। यूरेनियम 92,238, ठीक है। तो यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या बचा भाई? सीसा बचा। जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो उनका अंतिम उत्पाद क्या बचता है? सीसा ही बचता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कि अगला क्वेश्चन है कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? भारत में बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 से किया गया है। कब से? 1973, यानी कि 1973 से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया। कोई दिक्कत? चलिए, तो इसमें अगर आगे बात करें तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। अगर बात करें 1992 में तो प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा? वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण, ध्यान देने वाली बात है। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और 1980 में वन संरक्षण अधिनियम और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। कोई दिक्कत? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आपको देखना है कि इसमें से कौन कौन सा युग्म ज्यादा सुमेलित है। पहला है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। क्या ये सही है? तो नहीं, ये बिल्कुल सही है। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो त्रिगुट सेना के बीच हुआ था। त्रिगुट सेना एक तरफ था बक्सर के युद्ध में, ठीक है, और एक तरफ अंग्रेजी सेना, ठीक है, उनके बीच हुआ था, ठीक है। अगर त्रिगुट सेना का बात किया जाए तो उसमें कौन कौन था? एक था शायद शाह आलम द्वितीय था एक, ठीक है, और एक अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, और कौन था? मीर जाफर, और एक मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम। उसके बाद कौन था? अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और उसके बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। एक तरफ त्रिगुट सेना था ये वाला, और इस त्रिगुट सेना को लीड कौन कर रहा था? तो वो मुगल सम्राट जो थे इस त्रिगुट सेना को लीड कर रहे थे। और अंग्रेजी सेना, इसमें अंग्रेजी सेना विजय हो गया था, ठीक है। और उसके पश्चात सन 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं बॉडी वॉश का युद्ध। तो बॉडी वॉश का युद्ध लिखा है फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। बॉडी वॉश का युद्ध जो हुआ था वो सन 1760 ईस्वी में हुआ था। और 1760 ईस्वी में बॉडी वॉश का युद्ध हुआ था। फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इसमें मतलब ब्रिटिशर्स जो थे वो फ्रेंच को हरा दिए थे, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गया था भारत से, ठीक है। अगला लिखा है जालियांवाला का युद्ध। तो जालियांवाला का युद्ध नहीं हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये हुआ था 1919 में, ठीक है, अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला है खेड़ा का युद्ध लिखा है। तो खेड़ा का युद्ध नहीं हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा 1918 में शुरू किया गया था, ठीक है, आंदोलन था। हाँ। अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? कौन सा? पांडिचेरी की संधि। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि जो पांडिचेरी की संधि हुई थी वो अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच हुई थी। कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था पांडिचेरी का संधि। अब आते हैं जो पांडिचेरी का संधि हुआ था। पांडिचेरी का संधि वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम था, ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। आपको पता है कि जब शुरुआत से ही जब समुद्री मार्गों का खोज हो गया था, ठीक है, अलग अलग देश में जाने के लिए, तो यूरोपियन कंट्रीज में होड़ लग गया था कि हम अलग अलग देश में जाएं, वहाँ अपना उपनिवेश बनाएं, वहाँ पर अपना व्यापार बढ़ाएं। तो यूरोप महादेश से जो दो देश थे उसमें सबसे अग्रणी थे, जिसमें एक था फ्रांस और एक था ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी हुआ करते थे। तो ये इस तरह का गीदड़ वाला खेल खेला करते थे कि जब भी यूरोप महादेश में जब भी फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध लड़ा जाता था
तो इसके ऑल ओवर वर्ल्ड जहां जहां उपनिवेश थे और जहां जहां जिस देश में मतलब ब्रिटिश और फ्रेंच एक साथ वहां पर रूल कर रहे थे, वो आपस में युद्ध शुरू कर देते थे। यानी कि यूरोप में युद्ध होता था और उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ता था। तो इसी का प्रभाव कर्नाटक वॉर के नाम से हम जानते हैं। कर्नाटक जैसे ही यूरोप में युद्ध चालू होता था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, वैसे ही भारत में युद्ध चालू हो जाता था कर्नाटक वॉर के नाम से, क्योंकि ये कर्नाटक के क्षेत्रों में होता था, इसलिए इसको कर्नाटक वॉर के नाम से जाना जाता है। तो जो दूसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ था, दूसरा कर्नाटक युद्ध ये हुआ था 1749 से 1754 तक चला था। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? 1749 से 1754, जनवरी 1754 तक द्वितीय कर्नाटक युद्ध चला था और इसको लीड किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, और इसमें अंग्रेजी सेना का विजय हुआ था और अंग्रेजी सेना के विजय के बाद पांडिचेरी की संधि के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। ठीक है, अगर बात करें प्रथम कर्नाटका वॉर का, तो प्रथम कर्नाटका वॉर में मतलब उस टाइम फ्रेंच गवर्नर डुप्ले था। ठीक है, और डुप्ले के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया गया था। ठीक है, तो वो जो हुआ था वो हुआ था 1746 से 48। ठीक है, प्रथम कर्नाटक वॉर हुआ था 1746 से 48, उसमें डुप्ले जीत गया था। दूसरा कर्नाटक वॉर हुआ था 1749 से 1754। ठीक है, और तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से 63। ठीक है, तीसरा कर्नाटक 56 तीसरा कर्नाटक वॉर हुआ था 1756 से 63। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरा कर्नाटक वॉर जो हुआ था 1756 से 63, उसको हम सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सेवेंथ ईयर जो वॉर है, 7 ईयर वॉर, ये इसी को तृतीय कर्नाटक युद्ध को ही बोला जाता है। ठीक है, ये 7 वर्षीय युद्ध ये भी यूरोप में हो रहा था और इसका प्रभाव इंडिया में पड़ा था कि इंडिया में भी ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, तो अब जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था वो आयरकूट और लाली के बीच हुआ था। इसमें आयरकूट मतलब एक तरफ से था ब्रिटेन से, और लाली जो था वो फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से लड़ रहा था। इसमें लाली पराजित हो गया था। और ये जो थर्ड कर्नाटका वॉर हुआ था, इसी के अंतर्गत बॉडी वॉश का भी युद्ध हुआ था 1760 में, क्योंकि ये चालू हुआ है 1756 से 63। 1760 में बॉडी वॉश का युद्ध हुआ था, और बॉडी वॉश के युद्ध में आपको पता होगा कि अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को धो दिया था। ठीक है, चलिए, तो जो तृतीय वॉर हुआ था, तृतीय जो कर्नाटका वॉर हुआ था वो पेरिस की संधि पर खत्म हुआ था। ठीक है, पेरिस की, हाँ, सेकंड जो कर्नाटका वॉर हुआ था वो पांडिचेरी की संधि पर खत्म हुआ था। चलिए आगे आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, कि अगला क्वेश्चन है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यहाँ पर ध्यान रखने वाला बात है कि पहला ऑप्शन दादा भाई नौरोजी दिया गया है, और जो दादा भाई नौरोजी मारेंगे वो उनका खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी जो धन के निष्कासन का सिद्धांत दिए थे वो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिए थे, ना कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में दिए थे। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया है वो दिया गया है रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? रमेश चंद्र दत्त के द्वारा द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका दिया गया है। ठीक है, अब ये धन के निष्कासन का सिद्धांत क्या होता है? तो धन के निष्कासन का सिद्धांत बेसिकली था कि उस टाइम जितने भी उपनिवेश हुआ करते थे, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल हुआ करता था इंडिया पर, तो इंडिया से जितने भी रिसोर्सेस होते थे, जैसे सूती कपड़ा हो गया या जो भी हो गया, इसको अपने देश में ले जाते थे, उसको मैन्युफैक्चर करते थे। ठीक है, और उसी चीज को पुनः भारत में लाकर बेचते थे। मान लीजिए 2 रुपए किलो मतलब रद्दी के भाव से वो ले जाते थे और बहुत महंगा लाकर बेचते थे। तो इससे क्या होता था कि इंडियन प्रोडक्ट को बहुत कम दाम मिला। ठीक है, और बाद में उसी चीज से बना हुआ जब माल वापस आया तो फिर से इंडियन पैसा ही उन लोगों के देश में गया। हुआ कि नहीं? तो इस तरह से इसको धन के निष्कासन का सिद्धांत बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ठीक है, दूध। तो दूध जो है वो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, वो एक पायस का उदाहरण है। ठीक है, हाँ, दूध किसका उदाहरण है? पायस। तो दूध जो है ये एक पायस का उदाहरण है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सुपीरियर झील किन 2 देशों के बीच स्थित है?
सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो सुपीरियर लेक है वो अमेरिका एवं कनाडा के बीच स्थित है। ठीक है, कहाँ 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 स्थित है भाई? सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा। अमेरिका एवं कनाडा के बीच स्थित है सुपीरियर झील। ठीक है, अब विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये सुपीरियर झील जो है, पूरे विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब यहाँ ये जो सुपीरियर लेक है, सुपीरियर लेक के पास इसके अलावा और 4 लेक है और ये कुल मिलाकर 5 लेक हो जाते हैं, 5 झीलें हो जाती हैं और इनको ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। ग्रेट लेक। और ये जो इसमें से 4 झीलें जो हैं वो अमेरिका और कनाडा के सीमा पर है और एक झील जो है वो पूरी तरह से कनाडा में है। वो कौन कौन सा झील है? तो एक तो सुपीरियर झील हो गया, एक मिशिगन झील हो गया, एक ईरी हो गया, एक ओंटारियो हो गया और एक ह्यूरन हो गया। ठीक है, इस तरह से टोटल 5 झील हैं, जिसमें मिशिगन झील है वो पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अब शिकागो किस झील के किनारे है? शिकागो शहर अमेरिका का, तो वो मिशिगन झील के किनारे है। आपको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद अपना 1893 ईस्वी में अपना प्रख्यात भाषण दिए थे, वो शिकागो में ही आकर दिए थे, जो मिशिगन झील के किनारे है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? जो हम लोगों का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी, ये जीडीपी का आंकड़ा आखिर कौन जारी करता है? तो वो करता है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, एनएसएसओ। कौन जारी करता है? एनएसएसओ। एनएसएसओ यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आंकड़ा जारी किया जाता है। कोई दिक्कत? अब ये जो एनएसएसओ है, एनएसएसओ की स्थापना 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1950। हाँ, 1950 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया था और ये जीडीपी का आंकड़ा जारी करता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सहायक नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, धान। धान जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक नहीं होता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है? तो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का फसल में यानी कि उसके जड़ों में ले जाके और यूज करना, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन कौन सहायक है? तो वो है चना। ठीक है, चना, मटर और सेम। ठीक है, चना, मटर और सेम ये जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होते हैं। इसमें धान नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? कौन सा योजना? ट्राइसेम। ठीक है, ट्राइसेम योजना। तो ये जो ट्राइसेम योजना है ये संबंधित है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, वो है ग्रामीण विकास से। किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से। ग्रामीण विकास से संबंधित है ट्राइसेम योजना। ठीक है, अब बात करें ट्राइसेम का, तो ट्राइसेम का मतलब होता है ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग टू रूरल यूथ, ठीक है, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये बेसिकली लाया गया था 1979 में, 15 अगस्त 1979 में इसको शुरू किया गया था। जो ट्राइसेम योजना था वो कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 1979 को शुरू किया गया था और ये बेसिकली शुरू किया गया था ग्रामीण इलाकों के लिए। ग्रामीण इलाकों में जो उस समय के बीपीएल क्षेत्र हुआ करते थे, बीपीएल में जिसका नाम हुआ करता था, उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो अपने से अपना रोजगार जनरेट कर सके, उसके लिए ट्राइसेम योजना का विकास किया गया था 15 अगस्त 1979 में। कोई दिक्कत? चलिए, तो जो ट्राइसेम योजना है वो किससे रिलेटेड है? ग्रामीण विकास से। कोई दिक्कत? ग्रामीण विकास से संबंधित है ट्राइसेम योजना। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? ठीक है, बाल्टिक कंट्रीज। ठीक है, तो पहले इसका आंसर बता देते हैं कि बाल्टिक कंट्रीज बेलारूस नहीं है। कौन नहीं है? बेलारूस बाल्टिक कंट्रीज नहीं है। अब बाल्टिक कंट्री जो है, बाल्टिक कंट्री वो 3 देशों का एक ग्रुप है। ठीक है, बाल्टिक कंट्री में 3 देश हैं और वो कौन कौन है? तो वो है एस्टोनिया,
लातविया और लिथुआनिया। कौन कौन सा? एस्टोनिया, लातविया, लातविया लिथुआनिया। और लिथुआनिया। लिथुआनिया। ये जो तीनों हैं ये बाल्टिक कंट्रीज हैं, ठीक है। अब ये जो थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रसिया से अलग हो गए थे ये तीनों देश, और ये तीनों देश को एक साथ मिला के क्या कौन सा कंट्री बोला जाता है? बाल्टिक कंट्री बोला जाता है। बेसिकली कौन कौन है? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये तीनों कंट्री जो है ये बाल्टिक कंट्रीज हैं, और ये तीनों कंट्री ऑलरेडी नाटो के भी और यूरोपियन यूनियन के भी सदस्य हैं। कोई दिक्कत? नाटो का? हाँ, नाटो के भी सदस्य हैं और यूरोपियन यूनियन के भी सदस्य हैं। यूरोपियन यूनियन में सदस्यों की संख्या 27 है 27 और नाटो में 30। 30। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत। हाँ, आधुनिक भारत का जो प्रथम राष्ट्रवादी कवि है वो कहा जाता है हेनरी विवियन डेरोजियो को। किसको? हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो जो ये हेनरी विवियन डेरोजियो थे इनके द्वारा यंग बंगाल की स्थापना किया गया था। बेसिकली ये यंग बंगाल की स्थापना जो हुआ था मतलब वर्ल्ड वाइड 1875 में हुआ था, लेकिन भारत में इसकी स्थापना जो हुआ था वो 1886 में हुआ था। ठीक है, 1886 हाँ, भारत में यंग बंगाल की स्थापना 1886 में हुआ था। ऐसे इसकी स्थापना 1875 में हुआ था। यंग बंगाल का कार्य क्या था? तो यंग बंगाल का कार्य था कि जितने भी उस समय मान लीजिए हिंदू कुप्रथाएं चलती थी, ठीक है, हिंदू में जितनी भी कुप्रथाएं थी उसके खिलाफ में ये आवाज उठाया करते थे लोग, यंग बंगाल संस्था। ठीक है, तो यंग बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? हेनरी डेरोजियो के द्वारा। हेनरी डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। कोई दिक्कत? आधुनिक भारत का? हाँ, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि कौन व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? ऐसे कौन व्यक्ति हैं, ठीक है, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो वो हैं मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो तीनों मतलब गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले सबसे पहले नाम कौन है? तो बाबा साहेब अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर थे, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे एक साथ। इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू थे और आगा खान थे। कौन कौन? तेज बहादुर सप्रू, आगा खान और भीमराव अम्बेडकर, ये तीनों लोग जो थे तीनों के तीनों मतलब गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। बाकी हाँ, ऑप्शन के हिसाब से मोहम्मद अली जिन्ना गलत होगा इसमें। ठीक है, अब आइए आगा खान, आपको पता होगा 1906, ठीक है, 1906 में आगा खान और सलीमुल्लाह खान के द्वारा मुस्लिम लीग की भी स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो समवर्ती सूची का अगर बात किया जाए, ठीक है, तो समवर्ती सूची में कौन सा विषय नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, पंचायती राज। पंचायती राज जो है ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, पंचायती राज। ठीक है, अब आइए जो ये सूचियां हैं, 3 तरह की सूचियां बेसिकली हैं हम लोगों के अनुसूची 7 में है। किसमें? अनुसूची 7। हम लोग के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो उस 12 अनुसूचियों में जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में ये सूचियों की चर्चा की हुई है। ठीक है, और उसमें 3 तरह की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक है अवशिष्ट सूची। ठीक है, अगर बात करें कि इन सभी सूचियों में अलग अलग विषय बांट दिए गए हैं कि ये फलना विषय है, ये संघ सूची, ये चिलना विषय है, ये राज्य सूची, इस तरह से। तो संघ सूची में टोटल विषयों की संख्या 101 है। ठीक है, बाकी अलग अलग सोर्सेज में देखिएगा तो कहीं कहीं 100 भी दिखाता है, कहीं कहीं 98 भी दिखाता है। ठीक है, आगे बात करें राज्य सूची में, तो राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या 61 है। ठीक है, हाँ, पहले राज्य सूची में टोटल विषयों की संख्या 66 हुआ करता था, लेकिन इसमें से 5 विषयों को निकाल के और समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची में पहले विषयों की संख्या 57 था और ये जो 5 जब इसमें आके मिल गए तो अब समवर्ती सूची में कुल विषयों की संख्या 52 है। कोई दिक्कत?
चलिए। जैसे एग्जाम्पल में शिक्षा, हाँ पहले राज्य सूची का विषय। जी। शिक्षा, हाँ शिक्षा राज्य सूची का विषय था, उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। ठीक है, शिक्षा भी था, वन भी था, परिवार नियोजन भी था। ठीक है, और इसके अलावा है आपको एक और है, कौन सा, अवशिष्ट सूची। ठीक है, अवशिष्ट सूची में विषयों की संख्या डिनोटेड नहीं है कि कितनी वहां पर विषयों की संख्या है, उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है उस संघ को है, यानी केंद्र सरकार को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कि अगला क्वेश्चन है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। जल में जो वायु का बुलबुला आप देखते होंगे वो आखिर व्यवहार किसकी तरह करता है। तो अगर बुलबुले को देखा जाएगा तो वो दिखने में लगता है उत्तल लेंस की तरह, नहीं, जिसे उत्तल लेंस की तरह देखने में लगेगा, या दर्पण भी बोल सकते हैं अगर, क्योंकि लेंस तो दोनों ओर से घिरा हुआ रहता है, उसको दर्पण की तरह भी बोल सकते हैं। लेकिन वो व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह। ठीक है, किसकी तरह व्यवहार करता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस की तरह जल में वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। कोई दिक्कत नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जल में जो वायु का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अवतल लेंस। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें विद्रोह, जितने भी विद्रोह हुए थे हम लोगों के पास्ट में, ठीक है, और उस विद्रोह को शुरू करने वाले नेता कौन थे उसको मिलान करना है कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह जो हुआ था वो सिद्धू एवं कान्हू के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, सिद्धू और कान्हू। सिद्धू एवं कान्हू के द्वारा संथाल विद्रोह शुरू किया गया था। और हमें याद आ रहा है कि शायद ये बीपीएससी में आया हुआ था कि संथाल विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था। सिद्धू और कान्हू। तो संथाल विद्रोह जो है ये सिद्धू एवं कान्हू के द्वारा शुरू किया गया था, ये बिल्कुल सही है। अगला है रामोसी विद्रोह। कौन सा, रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह। तो ये जो रामोसी विद्रोह था ये चीतर सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, चीतर सिंह। चीतर सिंह। रामोसी विद्रोह जो है ये चीतर सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है कोल विद्रोह। कोल, तो कोल विद्रोह जो है ये बुद्धो भगत के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, बुद्धो भगत। कोल विद्रोह जो है बुद्धो भगत के द्वारा। कोल विद्रोह बुद्धो भगत, रामोसी विद्रोह चीतर सिंह और संथाल विद्रोह सिद्धू एवं कान्हू। ठीक है, अगला है पागलपंथी विद्रोह। तो पागलपंथी विद्रोह जो है ये करम शाह के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, करम शाह। इसमें जो दिया है मजमून शाह व चिराग अली शाह, ये गलत है। ये करम शाह के द्वारा पागलपंथी विद्रोह शुरू किया गया था। बाकी कोल विद्रोह किसके द्वारा, कोल विद्रोह बुद्धो भगत। रामोसी विद्रोह किसके द्वारा, चीतर चीतर सिंह। संथाल विद्रोह किसके द्वारा, सिद्धू और कान्हू। सिद्धू एवं कान्हू के द्वारा। ठीक है, रामोसी चीतर सिंह, कोल विद्रोह बुद्धो भगत। पागलपंथी करम सिंह। हाँ, करम शाह के द्वारा। करम शाह। हाँ, करम किए पागल, पागलपंथी। करम किए पागल हो गए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। जो युद्ध हुआ है उसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो चलिए हम बताते हैं पहले कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, उसके बाद आप खुद अरेंज कीजिएगा। ठीक है, बॉडी वॉश का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था सन 1760 में। कब हुआ था, 1760 में। अगर बात करें प्रथम कर्नाटक युद्ध का, तो अभी अभी बताए हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। ये हुआ था 1746 से 48। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच। अगला है वेदरा का युद्ध। तो वेदरा का युद्ध हुआ था सन 1759 में। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था सन 1759 में वेदरा का युद्ध। ठीक है, इसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गया था। अगला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो सन 1767 से 69 में हुआ था। ठीक है, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली मतलब काया पलट ही कर दिया था, अंग्रेजों को हरा दिया था। ठीक है, चारों युद्ध का आपको डेट बताया। अब इसको सही क्रम में अगर हम सुमेलित करके देखें तो पहला आ जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, 1746-48। दूसरा आ जाएगा आपको वेदरा का युद्ध 1759। तीसरा आ जाएगा 1760 में बॉडी वॉश का युद्ध। और अगला आ जाएगा चौथा नंबर पर, वो आ जाएगा कौन सा, वो आ जाएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। कोई दिक्कत, 2 3 1 4। ठीक है, तो इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी।
अभिधम्म। हाँ, अभिधम्म पिटक। आपको पता होगा कि बुद्ध धर्म का 3 ठो पिटक है, ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो क्वेश्चन यही है कि अभिधम्म पिटक की रचना मतलब किस बौद्ध संगीति के दौरान किया गया था? किस बौद्ध संगीति? हाँ, तो वो किया गया था तृतीय बौद्ध संगीति। कब? बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था अभिधम्म पिटक की यानी रचना। अशोक के समय। हाँ, अशोक के समय में ये तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था 251 बीसी में। कब हुआ था? 251 BC। 251 बीसी में हुआ था। ताकि अगर बात करें, हाँ, अगर बात करें प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में, तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 बीसी में, 483 ईसा पूर्व में, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति कराया गया था। और ये कहाँ कराया गया था? राजगीर। तो राजगृह में कराया गया था, यानी कि राजगीर में कराया गया था, ठीक है। अगला आते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था, ये हुआ था 383 बीसी में, ठीक है, 383 बीसी में हुआ था। और ये किसके शासन काल में हुआ था? कालाशोक। तो कालाशोक के शासन काल में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति, वैशाली। ठीक है, वैशाली के अंदर हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति का बात किया जाए तो अशोक के शासन काल में हुआ था पाटलिपुत्रा में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में बोला जाता है कि मतलब पहली ईस्वी में ही हुआ था, जिसे पहली ईस्वी में कनिष्क के शासन काल में हुआ था, ठीक है, कनिष्क के शासन काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? घटना दिया गया है, आपको कालक्रम डिनोट करना है। हम घटना का कालक्रम बता दे रहे हैं, आप खुद डिनोट कीजिएगा, ठीक है। पहला दिया हुआ है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन जो आया था वो आया था मार्च 1942 में। कब आया था? मार्च 1942। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। अगला है अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव जो आया था वो अगस्त 1940 में आया था। कब आया था? अगस्त 1940। लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 1940 में। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो आया था वो 8 अगस्त 1942 को आया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आया था। और अगला अगर बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था 17 अक्टूबर 1940 में, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चालू किया गया था? 17 अक्टूबर 1940। तो अगर इसको अगर कालक्रम में सजा दें तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, जिसमें पहला हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव जो अगस्त 1940 में शुरू हुआ था। दूसरा हो जाएगा चौथा नंबर पर व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में, और ये हुआ था अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। और अगला आएगा पहला नंबर क्रिप्स मिशन, ये आया था मार्च 1942 में। और अगला हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ये हुआ था 8 अगस्त 1942 में, ठीक है। ये बहुत ही क्लोज कॉल है, यानी क्लोज क्वेश्चन है, अगर आ जाएगा तो मारने में दिक्कत होगा, ठीक है। पहले अगस्त प्रस्ताव हुआ था, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। इस तरह से आपको सजा देना है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भैया अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है कांगो नदी। कौन सा नदी? कांगो नदी जो है ये भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश को 2 बार काटने का कार्य करती है। कांगो नदी को ही जायरे नदी भी बोला जाता है, कांगो अथवा जायरे रिवर, ठीक है। विषुवत रेखा, हाँ, भूमध्य रेखा, हाँ, विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि कौन ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है माही नदी। कौन सा नदी है? माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये भारत की नदी है, ठीक है। माही नदी भारत की नदी है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। अगला है बताइए कि कौन ऐसी नदी है जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि मकर रेखा को 2 बार काटने का काम करती है? मकर रेखा। तो मकर रेखा को 2 बार काटने का काम करता है लिम्पोपो नदी। कौन सा नदी? लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटने का काम करता है। कोई दिक्कत? कर्क रेखा कौन? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कर्क रेखा को माही नदी काटती है, ठीक है। भूमध्य रेखा को कांगो अथवा जायरे नदी काटती है और जो मकर रेखा होता है, ठीक है, मकर रेखा को कौन काटता है भाई? लिम्पोपो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला क्वेश्चन है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है उसका संबंध है बायोसेफ्टी से, यानी कि जैव सुरक्षा से। जैव सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है वो जैव सुरक्षा से संबंधित है। ये जो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये साइन किया गया था 16 मई 2000 को। कब किया गया था साइन? 16 मई 2000। 16 मई 2000 को ये साइन किया गया था और जब इम्प्लीमेंट किया गया था ये किया गया था 11 सितंबर 2003 को। कब किया गया था? 11 सितंबर 2003। 11 सितंबर 2003 को कार्टाजेना प्रोटोकॉल मतलब लागू किया गया था, साइन किया गया था 16 मई 2000 ईस्वी को। ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो जैव सुरक्षा से। ठीक है, जीवों की सुरक्षा से इसका संबंध है। क्या नाम है इसका? कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि अगला क्वेश्चन है कि चश्मे के लेंस किस कांच से बनाया जाता है? ये जो हम चश्मा पहने हैं, ठीक है, चश्मा का लेंस आखिर किस कांच से बनाया जाता है? ठीक है, तो जो चश्मा का लेंस होता है वो क्रूक्स कांच के द्वारा बनाया जाता है। क्रूक्स, ठीक है, चश्मा का लेंस किसके द्वारा बनाया जाता है? क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच के द्वारा चश्मा का लेंस बनाया जाता है। कोई दिक्कत? अब आते हैं, एक होता है फ्लिंट कांच। ठीक है, तो फ्लिंट कांच से क्या क्या बनाया जाता है? तो जो बल्ब आपके यहाँ जलता है वो फ्लिंट कांच से बनाया जाता है। कैमरा से जो आप फोटो लेते हैं, ठीक है, उस कैमरा का जो कांच होता है वो फ्लिंट कांच होता है। बाकी दूरबीन में जो आप देखते हैं वो भी फ्लिंट कांच होता है। ठीक है, चश्मा वाला कौन सा होता है? क्रूक्स कांच। कैमरा वाला कौन सा होता है? फ्लिंट कांच। दूरबीन वाला कौन सा होता है? फ्लिंट कांच। ठीक है, बल्ब वाला कौन सा होता है? फ्लिंट कांच। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि चश्मा के लेंस में क्रूक कांच लगाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? मतलब नगर दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऐसा नगर है जिसका संबंध भगवान महावीर से नहीं रहा है। तो वो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी का संबंध अगर देखा जाए तो वो है भगवान बुद्ध से। ठीक है, भगवान बुद्ध का संबंध लुम्बिनी से है। बाकी जो है महावीर का संबंध नहीं है। ठीक है, लुम्बिनी से। वैशाली में इनका जन्म हुआ था, कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी जो राजगीर में पड़ता है। ठीक है, यही है। और चंपा जो है, चंपा 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, और चंपा उस महाजनपद का एक हिस्सा था। अंग की राजधानी था चंपा। अंग की राजधानी थी चंपा। बिहार में पड़ता था अंग। ठीक है, उसकी राजधानी क्या था? चंपा। ठीक है, वो भी मतलब भगवान महावीर से संबंधित है। अगर भगवान महावीर का बात किया जाए तो उनका जन्म जो हुआ था वो 540 बीसी में हुआ था। 540 बीसी। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 468 बीसी में। 68 बीसी। ठीक है, जन्म 540 में, मृत्यु 468 में। ठीक है, मतलब कुंडग्राम में जन्म, राजगीर में मृत्यु। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला। ठीक है, इनके बचपन का नाम वर्धमान। ठीक है, वर्धमान इनके बचपन का नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। वंश दिया है और उसका राजधानी दिया है। चलिए, तो चंदेल की राजधानी खजुराहो अथवा महुआ हुआ करता था, ये बिल्कुल सही है। चंदेल शासक थे। ठीक है, चंदेल शासक की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? महुआ या खजुराहो। ठीक है, मध्य प्रदेश में खजुराहो पड़ता है। चंदेल की राजधानी हुआ करती थी। सोलंकी जो वंश था, सोलंकियों की राजधानी अनहिलवाड़ा हुआ करता था। कौन सा? अहिलवाड़ा। सोलंकियों की राजधानी अनहिलवाड़ा था। चंदेल की राजधानी खजुराहो था। ठीक है, प्रतिहार वंश जो था, गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है, प्रतिहार की राजधानी कन्नौज हुआ करता था। कोई दिक्कत? प्रतिहार की राजधानी कन्नौज। चंदेल की राजधानी बताइए लोग कहाँ? महुआ, खजुराहो या था महुआ, ये चंदेल का था। सोलंकी का कहाँ पर था? तो सोलंकी था अनहिलवाड़ा। अनहिलवाड़ा। प्रतिहार का कहाँ था? प्रतिहार का था कन्नौज। और अगर बात करें कलचूरी, तो कलचूरी की राजधानी अजमेर नहीं था। ठीक है,
कलचुरी का जो राजधानी था वो त्रिपुरी था। कहाँ पर? त्रिपुरी। त्रिपुरी। ये जो कलचुरी वंश था, कलचुरी वंश की स्थापना कोकल प्रथम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कोकल। कोकल प्रथम के द्वारा किया गया था 845 ईस्वी में। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा। हाँ, मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? मोढेरा। तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात। हाँ, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में। बताइए लोग कि ब्लैक पैगोडा का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? ये तो उड़ीसा में। ये उड़ीसा में है। ठीक है, ब्लैक पैगोडा, उसको और किस नाम से जाना जाता है? मृतिको का टीला। मृतकों का टीला। नहीं सॉरी ठीक है, कोणार्क कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है और ये उड़ीसा में। ठीक है, चलिए दिमाग एकदम सही जगह रखा कीजिए लोग, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं लोग आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बेसिकली इसमें अकबर जो जो काम किए थे और किस काल में किए थे वो पूछा है। तो अकबर के द्वारा जजिया कर की समाप्ति कब किया गया था? अकबर के द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1564। 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। यस। अगला है दीन ए इलाही की स्थापना कब किया गया था? तो दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला है महजरनामा की स्थापना कब किया गया? मजहर, हाँ। तो महजरनामा की स्थापना 1579 ईस्वी में किया गया था, लेकिन ये 1578 ईस्वी में दिया गया है, ये गलत है। ठीक है, 1579। 79 हाँ। मजहर। मजहरनामा कब किया गया था? 1579 में। बाकी है तीर्थ यात्री कर कब समाप्त किया गया था अकबर के द्वारा? तो वो किया गया था 1563। ठीक है, तीर्थयात्रा। हाँ, तीर्थ यात्री कर 1563 ईस्वी, जजिया कर 1564 ईस्वी, 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना, 1579 में मजहरनामा। मजहरनामा। कोई दिक्कत? 1579 में मजहरनामा। फिर से एक बार, 1563 में क्या हुआ था? परसा- तीर्थ यात्री कर तीर्थ खत्म हो गया था। यात्री समाप्त। 1564 में क्या हुआ था? जजिया कर। जजिया कर खत्म हो गया था। 1582 में क्या हुआ था? दीन ए इलाही के दीन स्थापना। ए इलाही की स्थापना हुआ था। 1579 में क्या हुआ था? मजहरनामा की स्थापना। ठीक है, चलिए 1579। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि अगला क्वेश्चन है कि मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था, जो मनसबदारी व्यवस्था हुआ करता था वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम हुआ करता था या भूमि मापी वाला सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, भूमि मापने वाला। तो मनसबदारी व्यवस्था में दो टर्म जोड़ा गया था, एक का नाम था दो अस्पा और एक सिंह अस्पा। तो दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन ये किया गया था जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के द्वारा दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किया गया था। कोई दिक्कत? चलिए, तो मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा किसके द्वारा प्रचलन किया गया था? जहांगीर। ठीक है, तो वो जहांगीर के द्वारा किया गया था। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का जो बैटल हुआ था बहुत फेमस बैटल है। ये हुआ था आपको किसके बीच? तो ये हुआ था, क्या नाम था बाबर का बेटा? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी बहुत बढ़िया से ठोक दिए थे। ठीक है, इस तरह से हुमायूं को ठोके थे कि वो मतलब नदी पार करके बेचारा जान बचा के भागा था। ना जाने कौन सा नाविक था उसको बचा लिया था, नहीं तो मर ही जाता। ठीक है, तो ये जो हुआ था ये हुआ था 1539 ईस्वी में। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इसके अगला ही साल फिर से एक युद्ध लड़ा गया था इन दोनों के द्वारा, उसका नाम है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1540। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है? यानी कि मान लीजिए
कि दो तत्वों के बीच बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो बॉन्ड बनने में कौन सा बॉन्ड ज्यादा क्रियाशील रहता है और कौन सा बॉन्ड कम क्रियाशील रहता है। तो ये हो जाएगा जो एकल बंध मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है, द्विबंध, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, ठीक है। ट्रिपल। हाँ, डबल बॉन्ड जो है उससे कम और एकल बॉन्ड जो होता है सबसे कम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ओके। कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी, एकल बॉन्ड सबसे कम, उसके बाद डबल बॉन्ड और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है, ठीक है, किस अंग में आवश्यकता से अधिक शुगर या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है। तो आपको पता होगा कि मान लीजिए कि जिस दिन आप भोजन करते हैं उस दिन तो आप जी लेते हैं भाई, किसी भी तरह से आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाता है भोजन के द्वारा। लेकिन जिस दिन आप फास्टिंग में रहते हैं या जिस दिन आपको भोजन खाने को नहीं मिलता है उस दिन आप में ऊर्जा कहाँ से आ जाता है, तो ये आता है इसी ग्लाइकोजेन के कारण, ठीक है। जितना भी कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग लीवर जो होता है, लीवर वो ग्लाइकोजेन के रूप में अपने अंदर समाहित करके रखता है, और जब आप नहीं खाते हैं तो उसी ग्लाइकोजेन से आपको बॉडी को ऊर्जा मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर जी सी बिल्कुल सही होगा कि ग्लाइकोजेन के रूप में संचित किस में रहता है भाई, लीवर में रहता है। लीवर को ही यकृत बोला जाता है या जिगर बोला जाता है, ठीक है। हम लोग के शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो लीवर है, कोई दिक्कत। चलिए तो अच्छा शरीर का सबसे बड़ा अंग मतलब त्वचा हो जाए। सॉरी सबसे बड़ा अंग मतलब आंतरिक अंगों का अगर बात करें हम तो वो लीवर है, ठीक है, 1.5 kg का होता है शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे भारी भी होता है ये। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कौन सा योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो वो किया गया था चौथे पंचवर्षीय योजना में। कब किया गया था, चौथे पंचवर्षीय योजना। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है। अब ये चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच लागू हुआ था, और ये उस टाइम इंदिरा गांधी का सरकार था, और इंदिरा गांधी के सरकार के शासनकाल में ये पहला 5th ईयर प्लान था, ठीक है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा 19 जुलाई 1969 को एकाएक शॉकिंग, ये पूरे देश के लिए एक तरह से बहुत ही शॉकिंग न्यूज था कि 14 जो प्राइवेट बैंक थे, ठीक है, उसका एकाएक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और ये इंदिरा गांधी का सरकार क्या कह के इस बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था कि अगर प्राइवेट बैंक रहेंगे तो वो ज्यादा मतलब आम लोगों तक उनका पहुंच नहीं रहेगा, या आम लोगों के लिए वो काम नहीं करेंगे बढ़िया से, ठीक है। लेकिन जब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो उन लोगों के कहने के अनुसार कि ये ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, आम लोगों के साथ। कोई दिक्कत तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, 19 जुलाई 1969 को हुआ था। 19 जुलाई चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच चौथी पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए पूरक वस्तुएं। क्या कहा जाता है, पूरक वस्तुएं। अब ये पूरक वस्तुएं होती क्या है, तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जिसके बिना, मान लीजिए 2 वस्तुएं हैं, अगर एक वस्तु गायब हो जाए तो दूसरा वस्तु अधूरा हो जाएगा, ठीक है, उसे ही पूरक वस्तु कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि पेन और स्याही, ठीक है, तो इन दोनों को हम पूरक वस्तुएं कहेंगे कि अगर स्याही हटा दिया जाए तो पेन खत्म हो जाएगा। बात करें अगर तो कार और पेट्रोल, ठीक है, अगर मान लीजिए कि पेट्रोल खत्म कर दिया जाए तो कार बेकार, ठीक है। अगर कार ही खत्म किया जाए या इंजन ही खत्म कर दिया जाए तो पेट्रोल बेकार, ठीक है। तो इसको पूरक वस्तुएं कहा जाता है। अब ये जो पूरक वस्तुएं हैं ये अर्थव्यवस्था में बहुत बेहतरीन रोल प्रदान करती हैं। किस तरह से करती हैं, तो मान लीजिए कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, ठीक है, पेट्रोल का दाम अगर बढ़ गया, ठीक है, तो कार खरीदने वाले लोगों की संख्या में कमी आ जाएगी,
आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो इस तरह से पूरक वस्तुएं बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। कुछ कुछ होती हैं अस्थापन्न वस्तुएं। अस्थापन्न वस्तुएं क्या होती हैं? तो अस्थापन्न वस्तुएं हम उसको बोलते हैं जैसे दो मतलब एक जैसा वस्तु जिसका काम समान हो, ठीक है, तो नहीं तो हम इसको यूज कर लेंगे, नहीं तो हम उसको यूज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेन है साइनोसॉफ्टेक का, ठीक है, तो हम साइनोसॉफ्टेक के पेन से नहीं लिखेंगे, हम लिंक के पेन से लिखेंगे। तो इसको हम अस्थापन्न वस्तुएं कह सकते हैं क्योंकि दोनों का काम एक ही है कि नहीं? तो इस तरह से ये अस्थापन्न वस्तुएं हैं, स्थानापन्न वस्तुएं हैं, अब पूरक वस्तुएं हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा आपको पता होगा कि हम लोगों का 82.5 डिग्री जो मतलब देशांतर होता है वो हम पूर्वी देशांतर वो हम लोग के देश से होकर गुजरता है और वही हम लोग का मानक समय रेखा है जो ग्रेट मेरिडियन टाइम से GMT से 5.5 घंटा आगे रहता है। यानी कि अगर ब्रिटेन में ग्रेट मेरिडियन लाइन पर अगर 12 बज रहा होगा तो हम लोग के यहाँ 5:30 बज रहा होगा, ठीक है। तो अब आइए कि वो जो मतलब समय रेखा है वो कितने राज्यों से होके गुजरता है हम लोग के? तो वो हाँ मानक समय रेखा हम लोग के देश में 5 राज्यों से होके गुजरता है। तो किससे? यूपी से होके गुजरता है, यूपी के इलाहाबाद से, यूपी हो गया, MP हो गया, मध्य प्रदेश से हो गया, याद रखिएगा लोग ऐसे यूपी, MP, CG, उड़ीसा, आंध्रा। कौन कौन सा? यूपी MP अरे उत्तर प्रदेश, यूपी, MP, CG, उड़ीसा, आंध्रा, ठीक है। हाँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। 5 राज्यों से होके हम लोग का मानक समय रेखा गुजरता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, हाँ, मध्य प्रदेश, हाँ, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आजकल नवीन फैशन में ये क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है। पहले कर्क रेखा पूछता था कि कर्क रेखा 8 राज्यों में से होके गुजरता है तो कौन से राज्य हैं, लेकिन अब ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों से मानक समय रेखा गुजरता है या नहीं गुजरता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से होके, ठीक है, मानक समय रेखा नहीं गुजरता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं भैया अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर बात करें सुमेलित नहीं होने का तो इसमें दर्रे दिए गए हैं, दर्रे, ठीक है, पासेज, ठीक है, और आपको बताना है कि ये पासेज सही जगह है कि नहीं है। पहला है चांगला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये बिल्कुल सही है। चांगला दर्रा जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। चांगला है, खारदुंगला दर्रा है, चांगला, खारदुंगला, ठीक है, उसके बाद बहुत सारा दर्रा है जो जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला है सिपकीला दर्रा, ठीक है, तो सिपकीला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। सिपकीला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, कोई दिक्कत? अगला है बोमडीला दर्रा, तो बोमडीला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। बोमडीला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। अगला है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहाँ पर है? ये सिक्किम में, सिक्किम में 2 ठो है, नाथुला और जेलेपला, ठीक है। उत्तराखंड में है माना, नीति और लिपू लेक, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो बताइए लोग कि जो भारत का दक्षिणतम हिस्सा है हम लोगों का, जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, अगर पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, पूरब में देखा जाए तो पूर्वी घाट पर्वतमाला है, ठीक है। आप मैक्सिमम नदियों के बारे में जो पढ़ते होंगे, बड़ी बड़ी नदियां वो जाके और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो जहां से ज्यादा नदियां गिरेंगी, ठीक है, वहां पर ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होंगे, जहां ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होंगे वहां पर फसल ज्यादा होगा। तो यही पूछ रहा है कि भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है, ठीक है। डेल्टा क्षेत्र क्यों बन जाता है? क्योंकि मैक्सिमम नदियां यहाँ से गुजरती हैं, ठीक है। तो इसी कारण पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है, ठीक है, और डेल्टा में अधिक है, इसी कारण यहाँ पर चावल का पैदावार अधिक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य विदाई संबंध
संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी संबंध है, ठीक है, संविधान के किस भाग में इसका उपबंध किया गया है? ठीक है, तो वो किया गया है भाग 11 में। किसमें? भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की चर्चा किया गया है। इसको आप किस तरह से याद रख सकते हैं? तो 11 रुपए का दान, ठीक है, मतलब शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और राज्यों के बीच। किस भाग में है? तो भाग 11। ठीक है, तो भाग 11 में केंद्र और राज्य विधायी संबंधियों का बंटवारा है। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कि भागों के बारे में, तो भाग 1 में क्या है? संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता का प्रावधान है। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 4 में डीपीएसपी है। ठीक है, भाग 4 ए में क्या है? भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य है। ठीक है, भाग 5 में मतलब संघ की चर्चा किया गया है। ठीक है, भाग 6 में राज्य की चर्चा किया गया है। और आगे अगर मूलतः बात करें तो भाग 9 में ग्राम पंचायत की चर्चा किया गया है। 9 ए में नगर निगम की चर्चा किया गया है। ठीक है, इस तरह से भाग 10 में जैसे पिछड़े वर्ग जितने भी हैं, ठीक है, उनकी चर्चा किया गया है भाग 10 में। ठीक है, हाँ, पिछड़ा जनजाति इस सब का चर्चा किया गया है भाग 10 में। और आगे आइए भाग 14 में अगर बात करें तो पब्लिक सर्विस कमीशन की चर्चा किया गया है। अगर भाग 15 की बात करें तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग की चर्चा किया गया है। ठीक है, अब भाग 18 में क्या है? भाग 18 में आपातकाल की चर्चा किया गया है भाग 18 में। ठीक है, और भाग 20 में क्या है? तो संवैधानिक संशोधन की चर्चा किया गया है भाग 20 में। ये कुछ प्रमुख भाग हैं जो आप लोग को याद होना चाहिए और एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कि अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अब आते हैं राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो हम लोग के संविधान के आर्टिकल 61 में है। किसमें है? आर्टिकल 61 में है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति को आप डायरेक्ट उठा के नहीं कह सकते कि चलो राष्ट्रपति आज के बाद तुम खत्म। ठीक है, इस तरह से नहीं हो सकता। दोनों संसद से पारित करना पड़ता है और वो भी विशेष बहुमत से पारित करना पड़ता है। ठीक है, विशेष बहुमत। हाँ, विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत होता है। 50+1 अगर वोट आ गया तो साधारण बहुमत, और 2/3 यानी कि 66.5% से अधिक वोट आया तो विशेष बहुमत। ठीक है, तो विशेष बहुमत से दोनों सदनों से पारित किया जाता है। ठीक है, तो अब राष्ट्रपति पर महाभियोग कब स्टार्ट होगा? तो मान लीजिए कि राज्यसभा और लोकसभा दो सदन के हिस्से हैं हम लोग, तो आइदर राज्यसभा और आइदर लोकसभा, उन दोनों में से किसी एक में अगर उसके 25% लोग 25% यानी कि 1/4 लोग इस बात को सपोर्ट कर दिए कि नहीं ये जो राष्ट्रपति हैं ये देश विरोधी काम कर रहे हैं, तो उन पर महाभियोग का प्रस्ताव उसी सदन में लाया जाएगा। ठीक है, जिस सदन से 25% लोग मतलब कहेंगे। ठीक है, लोकसभा हो या राज्यसभा, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। अब उस सदन में फिर अब वोटिंग कराया जाएगा। अगर उस सदन में 2/3 यानी कि 66.5% से अधिक लोग पक्ष में वोटिंग देते हैं कि ना ये राष्ट्रपति अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो उन पर महाभियोग की प्रक्रिया आगे की तरफ बढ़ जाएगी। और मान लीजिए कि राज्यसभा से अगर चालू हुआ है तो लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा से चालू हुआ है तो राज्यसभा में जाएगा। और अगले सदन में भेजने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इस बात की सूचना दे दी जाएगी कि आपके विरुद्ध मतलब एक सदन से प्रस्ताव पारित हो चुका है, दूसरे सदन में जा रहा है, आपको अपने सफाई में जो बोलना है वो बोल सकते हैं। तो राष्ट्रपति आइदर खुद आके सफाई देते हैं कि नहीं भाई हम जो काम किए हैं वो देश विरोधी नहीं है, या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर सफाई दिलवाने का काम करते हैं। हालांकि अभी तक मतलब ऐसा नौबत नहीं आया है हम लोग के देश में कि किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए। ठीक है, वैसे भी क्यों कोई राष्ट्रपति अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहेगा? क्योंकि महाभियोग अगर पारित हो जाएगा तो आगे आने वाला जितना भी पेंशन भत्ता ये सब मिलने वाला है राष्ट्रपति को, उससे वो मुक्त हो जाएंगे। प्लस में जो कानूनी कार्यवाही चलेगा वो अलग, तो क्यों लेगा? ठीक है, तो अगर बात करें 44 नंबर का, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो सदन आरोप लगाया चौथाई। ठीक है, जो सदन आरोप लगाता है उस सदन के 1/4 लोग अगर मतलब कहते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना चाहिए तो महाभियोग आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। कि अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी? कौन ऐसी परिस्थिति है जिसमें संसद सदस्य की सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है? तो पहला है कि यदि मान लीजिए कि कोई सांसद है,
ठीक है, वो बिना लोकसभा अध्यक्ष को सूचित किए 60 दिन तक अगर वो मतलब अपने संबंधित सदन से गायब रहता है तो उस बेस पर लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे, इसकी सदस्यता को समाप्त कर देंगे। ये बिल्कुल सही है। अगला है, यदि उसे सदन के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगा। भाई सदन के द्वारा ही निष्कासित कर दिया गया तो काम खत्म। अगला है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार दे दे तो ये भी बिल्कुल सही है कि अगर न्यायालय मान लीजिए आप जिस चुनाव क्षेत्र से चुन कर आए हैं सांसद, उसको अगर मतलब अमान्य घोषित कर दे तो मतलब खारिज हो जाएगा आपका सदस्यता। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो अभी अभी हम बता दिए हैं कि जो महाभियोग का प्रक्रिया आता है वो सदन के द्वारा लाया जाता है। तो भारत के संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया लाके। ठीक है, तो 46 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 324 में। ठीक है, आर्टिकल 324 में। लेकिन ये पूछ रहा है राज्यों के निर्वाचन आयोग की चर्चा किस में है? तो वो है आर्टिकल 243 के। किस में है? 243 के में। हाँ, आर्टिकल 243 के उपबंध में। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा किया गया है, कोई दिक्कत? 243 के में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोगों का प्रावधान है? ठीक है, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो वो है 102वां संवैधानिक संशोधन। कौन सा? 102वां संवैधानिक संशोधन जो है इसमें पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान किया गया है, कोई दिक्कत? जो 101वां संवैधानिक संशोधन है वो जीएसटी से रिलेटेड है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसके लेखक कौन है? तो वो है के दत्ता। कौन है? के दत्ता जो है ये हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक है, कोई दिक्कत? हाँ, के दत्ता। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? जो मानव विकास सूचकांक, ठीक है, उसमें कौन जुड़ा हुआ है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको बोला जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था वो पाकिस्तान और भारत के दो व्यक्ति थे, वो मिलकर मतलब इसको स्टार्ट किए थे। पाकिस्तान से थे महबूब उल हक। कौन थे? महबूब उल हक। और भारत से थे अमर्त्य सेन। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा मिलकर, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की शुरुआत की गई थी। यानी कि 50 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया तब आज का कार्यवाही, ठीक है, यहीं पर खत्म किया जाता है। 50 क्वेश्चन खत्म हो गया और ये सेट नंबर 7 है ना? सेट नंबर 7 आज एंड हो गया। ठीक है, अगले दिन हम लोग आएंगे, अगले क्लास को आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए। ठीक है, हाँ, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब कुछ करिए। ठीक है, 4-4 मोबाइल से देखिए, 10-10 मोबाइल से देखिए। ठीक है, जो करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।